कोई अगर ये समझता है कि बिना तैयारी के, बिना मेहनत के, बिना ज्ञान के, बिना अभ्यास के आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उत्तरों के पता होने भर से मेंस परीक्षा क्लियर नहीं होती। बड़ी अजीब बात है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक वैसे नहीं है जैसे कि पीओ में आते हैं या यूजीसी के एग्जामिनेशन में आते हैं। ये वैसे हैं जैसे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो विद्यार्थियों को बताता हूँ कि अपने समय को बांटिए और अपने समय का लगभग 40 से 50% केवल रिवीजन पे रखिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दिस प्रोसेस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल किल यू बाय बोर्डम। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली परीक्षा नहीं है, उसके बावजूद आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। क्यों? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है आपका इस विशेष सत्र में। बहुत बार विद्यार्थियों ने लगातार ये रिक्वेस्ट की कि एक पूरा सत्र ऐसा हो जिसमें हम तैयारी कैसे करें उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर, खासतौर से जो वे विद्यार्थी जो पहली बार सिविल सर्विसेज की, खासतौर से यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर, उनकी तैयारी के तरीके को लेकर एक पूरा सत्र होना चाहिए। तो आज ये इंटरेस्टिंग मौका मिला है जिसमें मैं एक ऑनलाइन सत्र में इसमें चर्चा करने वाला हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे प्लीज सिट डाउन के दर्शकों के लिए भी ये सत्र उपलब्ध रहे। तो आज के सत्र में हम बात करेंगे एक मास्टर क्लास यूपीएससी एग्जाम बिगिनर्स के लिए, परीक्षा को पहचानने और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में। स्वाभाविक है कि इससे परीक्षा का चरित्र नहीं बदलेगा, इससे आपका व्यक्तित्व भी नहीं बदलेगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व और इस परीक्षा के चरित्र के बीच में जो अंतराल है उसे कुछ कम करने की कोशिश हम अवश्य करेंगे आज के सत्र में। तो आज के सत्र में बने रहिएगा और आपको जो सवाल इस विषय को लेकर आपके मन में आते हैं उन्हें ज़रूर हमें भेजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ताकि हम अलग से उन पर बाद में चर्चा कर सकें। तो बने रहिए प्लीज सिट डाउन के इस विशेष यूपीएससी मास्टर क्लास सत्र में। यूपीएससी अनलाइक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस थिंग। ये बात समझाने में बहुत बार विद्यार्थियों को बहुत मेहनत लगती है। उन विद्यार्थियों को समझा पाने में जो कि अभी यूनिवर्सिटी से परीक्षाएं देकर आए हैं, उनको लगता है कि जैसे हमने यूनिवर्सिटी में टर्म एंड परीक्षाएं देते थे, सेमेस्टर खत्म होता था, साल खत्म होता था, तो हम परीक्षा देते थे, हमारे पास एक सिलेबस होता था और हम उस सिलेबस के बेसिस पे तैयार करके जाते थे और हमें जज किया जाता था अगेन सिलेबस विज़ आवर आंसर्स, और उनके कंपैरिजन के बेसिस पे तय हो जाता था कि हमारे कितने नंबर हैं। दिस स्ट्रैटेजी, चूँकि हमें आदत है एग्जामिनेशंस को ऐसे ही देखने के लिए, दिस स्ट्रैटेजी अनफॉर्चुनेटली विल नॉट वर्क विद द यूपीएससी थिंग। बिकॉज द थिंग इज़ कि आप बिना स्ट्रक्चर को समझे जब परीक्षा में जा रहे होते हैं तब आप ऐसा करते हैं। इट्स अ स्ट्रक्चर टू बी अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट मेयरली एन एग्जामिनेशन। इसे समझिएगा। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए ना, मैं इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कहता रहा हूँ। 10 लाख लोग एस्पायर करते हैं हर साल, फॉर्म भरकर अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं कि वो इस परीक्षा में को क्रैक करना चाहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे कितने कम लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस की परीक्षा देते हैं। उससे भी कम लोग होंगे जो कि मेरे पास पहुंचते हैं जब वे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और जाहिर है कि फाइनल सिलेक्शन तो और भी कम का होता है। सो by very nature, this examination is not about testing your knowledge against a given syllabus. It's about elimination. At every stage, a lot of students are supposed to be eliminated. उनको निकाला जाना है। उनको मैं रिजेक्शन शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन किसी भी प्रोसेस में जब शुरुआत हम करते हैं बहुत ज़्यादा संख्या से और बाद में हमें फाइनली बहुत कम संख्या चाहिए होती है, तो हमें वो तरीके खोजने पड़ते हैं, उस व्यवस्था को वो तरीके खोजने पड़ते हैं। द स्ट्रक्चर नीड टू फाइंड वेज टू एलिमिनेट पीपल. So the focus of examination is to eliminate you. And this is the key thing. That's why you need to understand the structure of this examination. इसका मतलब ये है कि
it's not about motivation. Trust me, it's not about motivation. It's not, but even this session is not about motivation. I've been a motivational speaker. I do visit many colleges and institutions about as a tag of motivational speaker, though I've been talking about critical motivation for quite some time. But this session is not about motivating you. You can do it. No, though that's not what I'm going to say. अब हम लोग थ्रेडवेयर समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन को और उसके एनालॉगस क्या मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन समझ में आता है तब आप उस स्थिति में होते हैं कि आप दरअसल अपने मेंटल स्ट्रक्चर को एनालॉगस बना सकें इस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसलिए माय फोकस in next 30 minutes or so will be on the mental framework for this examination। कैसे होना चाहिए, क्योंकि इस बात को समझिए ना, हर साल आप ये सुनते हैं, हर साल सुनते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, मेंस का एग्जामिनेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, और आपको लगता है कि कोई सनकी एग्जामिनर बैठा हुआ है जो जिसमें बहुत मज़ा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर आता है कि चलो इस बार और कुछ अनएक्सपेक्टेड दे देते हैं, इस बार और कुछ अनप्रेडिक्टेबल दे देते हैं। नो, this is not about the whims and fancies of individual examiner. This is what the design of the examination is. ये जो परीक्षा है इसका चरित्र है कि उसको अनप्रेडिक्टेबल होना है, क्योंकि फिर से याद कीजिए, this is not designed to just test your knowledge. It is about eliminating people. अगर सब लोग एक जैसे एक तरह की तैयारी के बाद भी पहुंचे तब भी unfortunately this system has to eliminate people, eliminate a lot of people. So they will have to find ways to eliminate people. And this is what the design of the examination is. So when you get into this examination, it's all about protecting yourself from getting eliminated. So you need to have that mindset where you can understand that किन चीज़ों के आधार पर लोगों को eliminate किया जा रहा है और क्यों उन चीज़ों के जिन चीज़ों के आधार पर eliminate किया जा रहा है क्या मेरे अंदर तो वो नहीं है। एंड लेट अस फाइंड आउट कि वो क्या चीज़ें हैं और कैसे इंश्योर करें कि वो हमारे अंदर नहीं होंगी। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, जिन लोगों को एलिमिनेट किया जाता है इस प्रोसेस में, एसेंशियली इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एफर्ट कम था। ऐसा नहीं होता कि उनके एफर्ट में कोई कमी थी इस वजह से उन्हें निकाला गया। मैं हर साल ऐसे कैंडिडेट से मिलता हूँ जो कि ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एक बार बाकायदा इंटरव्यू दिया होता है, पिछले अटैम्प्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और नेक्स्ट अटैम्प्ट में उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट एफर्ट देन, बिकॉज एक बार वो एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, इसका मतलब उन्हें मालूम है कि एफर्ट्स कितने डालने थे और उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, बट स्टिल दे कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। So that's why it is important for you to understand what exactly the structure of this examination और उसके हिसाब से आपकी एक मास्टर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दैट मास्टर स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, ये एक वो अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी है जिसके अंतर्गत यू विल हैव स्मॉलर माइक्रो स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन। सो यू नीड, दिस इज मोर लाइक अ विजन फॉर द एग्जामिनेशन, विजन ऑफ द एस्पिरेंट फॉर द एग्जामिनेशन। उसको आप इन एनी केस आप फॉलो करते हैं और ये उस बाकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटेजी क्या होगी या जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी को लेकर स्ट्रेटेजी क्या होगी, दीज आर गोइंग टू बी द माइक्रो स्ट्रेटेजीज फॉर दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विच एज आई सेड probably your teachers of that particular field are better suited to talk about it. But you need to have a master strategy as well, because unless you have a master strategy, you will not be able to implement even the micro strategies. So this larger vision is what I'll be talking about today. Why is it so important? It's like those of you who are into preparation of constitution, they understand that the constitution of India is a larger vision document, and any act of this land जो कि उस constitution के अंतर्गत आता है, मातहत होता है, उसके subordinate legislation होता है, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए संसद, हमारी parliament is free to legislate on anything which is there in the constitution, but it cannot legislate in a way that it violates the constitution. So constitution is a larger vision. Similarly, we are talking about the master strategy, which is going to be the larger vision for the whole preparation, though you will have separate strategies, micro strategies for individual components of this thing. So this is what we need to talk about. तो इसका क्या मतलब है, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन सबसे इंटेलिजेंट का सिलेक्शन करने के लिए नहीं बैठा होता। तो
just because you were topper in your class when you were a school or a college student will not make you more entitled than somebody who merely pass out of the school of open learning or any college which is a fringe college. ये एकदम सच बात है. इसका मतलब ये है कि आपकी एंटाइटलमेंट सिर्फ इस बात से नहीं बढ़ जाती कि आपने पहले आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. येस, एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके पास वो एंड्योरेंस है, आपके पास वो रेजिलियंस है कि आप परीक्षाओं में 6-7 8 घंटे पढ़ सकते हैं, विच विल बी यूजफुल हियर. बट तो कैसे समझें इस आर्किटेक्चर को, इसे समझिए. मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को समझते हैं तो इसे मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर की तरह देखना चाहिए. मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर, अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि जिन लोगों को ने देखा होगा कि एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था. तो जब हम एआई की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एआई इज अ मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर थिंग. उसके सबसे नीचे मान लीजिए हार्डवेयर का आर्किटेक्चर में क्लाउड्स आते हैं, उसके ऊपर एजेंटिक एआई आते हैं, उसके ऊपर और यूजेजेस आते हैं. तो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर. इन द सेम मैनर UPSC examination architecture or the basic structure is a multi-layered architecture thing. अगर आप इसको केवल सिलेबस के लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आप सिलेबस को मास्टर कर दें, लेकिन आप इस पूरे एक्सपेक्टेशन का, इस पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन का केवल एक लेयर पकड़ रहे होंगे. ये जो पहला लेयर है जिस पर आई विल बी टेकिंग अराउंड 4-5 minutes is to understand is about the knowledge architecture. Yes, it is true. Historically, it is true that the UPSC examinations, Indian Civil Services examination, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जो कैंडिडेट्स हों उनकी जर्नलिस्ट नॉलेज को टेस्ट करे. प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज बट जर्नलिस्ट नॉलेज, not necessarily the specialist knowledge. Yes, you need a specialist knowledge in one component which is your optional. General studies के मामले में you need to have a generalist understanding of lot of things. Yes, but so what does it mean? इसका मतलब है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत तो है. इसलिए कोई अगर ये समझता है कि बिना तैयारी के, बिना मेहनत के, बिना ज्ञान के, बिना अभ्यास के आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये इसकी डेफिनेटली एक प्राइमरी कंडीशन है कि आप उस नॉलेज आर्किटेक्चर को समझें. पर ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है? वैसे यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है वो बताने की कोशिश करता है कि ये नॉलेज क्या है. वो ये कहता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि इसमें आपके ज्ञान की परीक्षा की जाएगी और ये ज्ञान जो ग्रेजुएशन की नॉलेज होती है उससे थोड़ा ज़्यादा, मास्टर्स से थोड़ा कम, लगभग ऑनर्स के लेवल का होना चाहिए. जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके आसपास के हैं, those of you who studied from Delhi University or around, they understand what does the honors means. Though the honors is available in many universities, but this honors, I'm a teacher of the Delhi University, so I know the history of honors, and I know that the honors program was a flagship program of University of Delhi, devised specifically for the students of undergrad students who would like to specialize in a particular area. So if you're doing a history honors, you'll be studying other subjects also, but your primary focus will be history, and you'll understand history at a certain level. And this will be little less than the master's level, a lot more than the general BA program level. So that was the honors level. So this is the knowledge architecture part that you need to, but then what was the difference between the BA, general BA and an honors? The honors students had this ability to understand the concepts, had the ability to critique the concepts. जब आप एक सामान्य ग्रेजुएशन कर रहे होते थे तब आपको ये पता होना जरूरी था कि मान लीजिए ये जानना कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल अधिकार कैसे काम करते हैं, मूल अधिकार कौन से भाग में हैं, इत्यादि इत्यादि. These are the areas you generally used to study in a normal BA thing. But if you were an honors student, you will get into the jurisprudence of the fundamental rights. You will understand the theory, the source of rights for that matter, and why fundamental rights are so fundamental. All these aspects are the critical aspects, and not just the why, but also sometimes the critical aspects that why a particular thing. For example, I've been asking this question a lot in my UPSC mock interviews that tell me why right to property was made a fundamental right.
why it is still a constitutional right. Just think of it. If you have some answer in your mind, chat में बताइएगा कि आप हमारे देश के संविधान को लिखते समय ऐसी क्या गड़बड़ थी कि देश की संविधान सभा की प्राइमरी चिंताओं में से ये था कि वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे। ये वह राइट था जिसे बाद में देश आज़ाद होने के बाद फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर बना दिया। जो काम की बात है वो ये कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आपसे ये उम्मीद करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जिस जो ज्ञान आपके पास है, जो उसका नॉलेज आर्किटेक्चर आपसे ये उम्मीद करता है कि आपके पास फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, फैक्ट्स के बाद कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट की रिलेशनशिप की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, इन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाना है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और फाइनली आपके पास इन एप्लीकेशन से भी एक कदम आगे जाकर इसका क्रिटिक करने की, इसका आलोचनात्मक विवेचन करने की क्षमता होनी चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पहले क्या होता था, देयर वाज अ यूपीएससी 1.0, दोज ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव रिटन अ बुक कॉल्ड यूपीएससी 2.0। तो इससे पहले वाला जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन होती थी उसमें नोइंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स यूज्ड टू गिव यू अ क्वेश्चन that was more or less enough to get into, at least crack the prelims examination. That is no more the case. The knowledge architecture of this examination has changed a lot. It has changed a lot. Now the expectation have increased many folds. This is a challenge for you even in the knowledge component, especially if you're coming from, for example, you studied from a college somewhere in Uttar Pradesh, somewhere in Haryana, somewhere in Rajasthan, where the classes used to be more about just the examination of the thing, या फिर क्लासेस होती भी नहीं थी। कई ऐसे विद्यार्थी भी आप लोगों में होंगे जो कि केवल कॉलेज जाते थे और या कॉलेज केवल परीक्षा देने जाते थे, या फिर those of you who studied, for example, engineering. You studied from good institution, but you studied engineering. You were never taught to critique the concepts. क्योंकि क्रिटिक करने का कॉन्सेप्ट सामान्यतः साइंस के स्टूडेंट्स नहीं सीख कर आ रहे होते, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं सीख कर आ रहे होते। देयर फोकस इज नोइंग द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, और इसलिए क्रिटिक करने को, जब भी क्रिटिक करने की नौबत आती है, दे समटाइम लैक दोस टूल्स टू क्रिटिक। हियर you will have to do the critiques of the concepts and application. Therefore, आपको अपने इस बेसिक जो नॉलेज को प्रोसेस करने का जो तरीका था उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, वो क्यों है पता होना चाहिए, उसका क्या इस्तेमाल है ये पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या गड़बड़ है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्या गुण दोष हैं उसके अंदर, वह भी आपके पास आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट के लेवल पर, कॉन्सेप्ट को समझने के लेवल पर इन बदलावों को करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा करने में आप समझेंगे कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि इवन इफ यू आर अटेंडिंग गुड क्लासेस, मान लीजिए आप स्टडी IQ में या किसी भी जगह पर इसे बहुत अच्छे टीचर से समझ भी रहे हैं, तो समझने में उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हो सकता है आपको वो समझ में आ भी जाए, but this is something that needs to be revised every day, and this become a problem. क्योंकि आप एक रिवीजन करते हैं, फिर दूसरा रिवीजन करते हैं, फिर तीसरा रिवीजन करते हैं, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना होता है, इसलिए परेशानी होती है। ध्यान रखिए, दो चीज़ें करनी है। एक, आपको, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो समझिए, एक तो आपको अपने जो आपका जो आर्किटेक्चर है दिमाग का, जो आपके प्रोसेसिंग का प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, उसमें यह बात लेकर आनी है कि केवल तथ्यों से काम नहीं चल रहा है, केवल इवन एप्लीकेशन से काम नहीं चल रहा है, आपको लेके जाना है क्रिटिक के लेवल तक। एक तो उसको उसके लिए तैयार करना है, और दूसरा आपको लगातार फैक्ट्स को याद करना होता है, और आपको इसको क्रिटिक के लेवल तक लेके जाना होता है। फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज अ लॉट। मेरे सामान्य सा समझ रहती है, सामान्य सा एक तरीका रहता है, विद्यार्थियों को बताता हूँ कि अपने समय को बांटिए, और अपने समय का लगभग 40 से 50% केवल रिविजन पे रखिए। रोजाना आप 8 घंटे 10 घंटे नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, काम नहीं चलेगा। 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए नए कॉन्सेप्ट को, और 3 और 4 घंटे उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में लगाइए जो आप अब तक पढ़ चुके थे। इसका मतलब अपने समय में आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखनी है। ये कंप्लीशन जो आपने एक चेकलिस्ट बनाते हैं, होता है ना, बहुत सारे लोग एक प्रिंटेड एट हैंडरिटन चेकलिस्ट बनाते हैं, और उसके बाद टिक 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 करते जाते हैं कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्सेप्ट कर लिया। इट वोंट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट। Yes, checklist is required for the first preparation, first reading, but you need to revise again and again.
This was first aspect which is important about the general architecture, general knowledge architecture of the examination. लेकिन इसके बाद वह इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपके पास ज्ञान आ गया, लेकिन एक चीज है जिसको हम एग्जाम का क्राफ्ट कहते हैं. ये दिस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग टू म्यूजिक, इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग अ म्यूजिशियन. इन अदर वर्ड्स, आपको इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल समझ लेने से आप संगीतज्ञ नहीं बन जाते. You need to know the craft of it. And this examination requires certain craft which are specific to this examination. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Prelims examination में आपके पास multiple choice questions होंगे. ये multiple choice question ठीक वैसे नहीं है जैसे कि PO में आते हैं या UGC के examination में आते हैं. ये वैसे हैं जैसे कि UPSC examination में आते हैं. इसमें ऑप्शंस कैसे दिए जाएंगे, इसमें एलिमिनेशन से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन में 4 तरह के क्वेश्चंस को अंतर्गुम्फित किया गया है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बट नॉट जस्ट द प्रीलिम्स. माय मेजर कंसर्न इज अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन. The mains examination is as much about answer writing as much as it is about answers. उत्तरों के पता होने भर से मेंस परीक्षा क्लियर नहीं होती. बड़ी अजीब बात है. परीक्षा प्रश्नोत्तर है, आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है. प्रश्न पत्र 1 पेज का, 2 पेज का, 8 पेज का है, लेकिन जो उत्तर पुस्तिका आप दे रहे हैं 32 पेज की, 48 पेज की, उसमें तो प्रश्न नहीं, उत्तर जांचे जाने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाई द क्राफ्ट ऑफ आंसर राइटिंग is another level of this architecture. Knowing the exam craft, basically knowing the exam craft, जिसका मतलब है कि प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाना है. वहां पर कई सारे वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल है टाइम का, दूसरा वेरिएबल है नेगेटिव मार्किंग का, तीसरा वेरिएबल है एलिमिनेशन का, चौथा वेरिएबल है कि डिफिकल्टी लेवल का. आपको इन सारी चीज़ों को मैन्यूवर करना आना चाहिए. ये तभी पॉसिबल है जब आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्राफ्ट की जानकारी है. हाउ टू अराइव एट द बेस्ट आंसर इन मिनिमम टाइम. That is prelims examination craft and obviously associated things. But mains examination is all about answer writing. Right from handwriting to writing concisely to sentence structure to everything that is related to answer writing. And answer writing is going to be the key thing, because trust me, it's a competitive examination. Most of the time candidates, aspirants जो हैं, उनका knowledge level more or less इक्वल या इक्वल के आसपास होता है, लेकिन उनकी आंसर शीट इक्वल नहीं होती. उनके आंसर शीट्स में बहुत सारे लोग, हम लोग तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, मैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थिंग कभी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन के पेपर चेक करने खुद नहीं जाता हूँ, लेकिन ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स को, और वी टॉक ऑन द डेली बेसिस, एंड दे आर सरप्राइज टू सी दैट समटाइम एज अ टीचर दे आर एबल टू गेस कि इस बच्चे को आंसर आता तो था, लेकिन इसने जिस तरीके से लिखा है उसमें मैं उसको सबसे ज़्यादा नंबर नहीं दे पाया. So answer writing is going to be the key for variety of reasons, and you need to master the craft of answer writing in every way possible. इसके लिए एक तो आपको लगातार आपको मास्टर मॉडल आंसर्स आने चाहिए, और दूसरा आपको लगातार उनका अभ्यास करना चाहिए. सो यू नीड टू वर्क ऑन एवरीथिंग, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, 10 घंटे पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, उसका डिवीजन में ठीक से रखता हूँ कि नहीं रखता. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. And the second level of architecture, as I said, is the architecture where we are talking about the exam craft. Then comes the third level of architecture, and it is which I like the most. At the end of the day, other things can be prepared. You can prepare for knowledge, you can prepare for mains writing, but then there is something greater, which is your personality. The third level, the top layer, the icing on the cake, is your personality. So this personality and statecraft, जिसे मैं थर्ड और टॉप लेयर कहता हूँ, जिस लेयर के नीचे ये सारे बेस, इनमें से ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए नॉलेज आर्किटेक्चर, आपको चाहिए एग्जाम क्राफ्ट आर्किटेक्चर, बट जो सबको विजिबल होता है वो कौन सा होता है? आपका पर्सनैलिटी थी. Right from your preparation for preliminary examination, please start your preparation for your final test, which is personality test.
नॉट जस्ट फॉर द टेस्ट, फॉर द पर्सनैलिटी इटसेल्फ। क्योंकि टेस्ट में आपको कुछ न, वो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू कहते हैं, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इंटरव्यू तो खैर लिया ही जाना है आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके पास व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व दिखा देंगे, इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया को परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया से ही शुरू कर दें। और ये बात गलतफहमी है कि व्यक्तित्व बनाया नहीं जा सकता। आपके पास लगभग 2 से 3 साल का पीरियड है। अगर आप 28 का पेपर देने वाले हैं तो 29 में जाके आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अगर आप इवन 27 का पेपर देने वाले हैं तो 28 में जाके आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, तब भी आपके पास 2 साल के लगभग का टाइम है। सो प्लीज वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी साइमल्टेनियसली, और इसको आनंद लेकर करिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दिस प्रोसेस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल किल यू बाय बोर्डम। ना केवल आज के लिए बल्कि आज के 2 साल बाद जब आपका इंटरव्यू तैयार हो रहा होगा, उस इंटरव्यू के लिए देखिए कि क्या आपका कम्युनिकेशन ठीक हुआ कि नहीं, क्या आपकी लिसनिंग ठीक हुई कि नहीं, क्या आपका एनालिसिस ठीक हुआ कि नहीं, क्या आप अपने आप को लगातार अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं, लगातार अखबार पढ़ के और दूसरी चीज़ों को देख के। दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। सो आई टॉक्ड अबाउट 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। ये 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन का आर्किटेक्चर है। इसे तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं जनरली 3 लेयर्स की तैयारी कहता हूं। ये 3 लेयर्स की तैयारी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज फाइंड आउट अबाउट योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए। आपको लगेगा कि कोई स्पिरिचुअल बातचीत हो रही है, नहीं। किसी बाबा की तरह नहीं कह रहा हूं कि अपने अंदर को अंदर झांकिए, नहीं। लेकिन अपने व्यक्तित्व को जानना, अपनी शख्सियत को पहचानना, अपना स्वोक एनालिसिस जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, अपना स्वोक एनालिसिस करना, ये पहली शर्त है इस एग्जामिनेशन की। देन कम टू द सेकंड स्टेज और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नोइंग द एग्जामिनेशन। जो आज हमने बात की, दैट वाज अबाउट नोइंग द एग्जामिनेशन। यू नीड टू नो योरसेल्फ एंड देन यू नीड टू नो ऑफ द एग्जामिनेशन। ये क्यों जरूरी है? जब आप एग्जामिनेशन को ढंग से समझते हैं, इस वाली परीक्षा को ढंग से समझते हैं, मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात कर रहा हूं, खासतौर से यूपीएससी की कर रहा हूं, स्टेट की अभी उतनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये स्टेट पे भी बहुत सारी चीजें लागू होंगी। तो तब आपको इन दोनों तराजू के दोनों पलड़ों में इस चीज को डालकर ये पता लगना शुरू होता है कि मेरा व्यक्तित्व यहां है, परीक्षा की अपेक्षाएं यहां है, और इन दोनों के बीच का अंतर ये है, और इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट इज नोइंग द एग्जाम ecosystem. I've been talking about it in almost every opportunity that comes to me. UPSC 2.0 जिसे मैं कहता हूं, it is an ecosystem. It is not just the examination. Examination is part of this ecosystem. क्योंकि प्लीज समझिएगा, अगर आप अब तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं और इसे केवल परीक्षा की तरह देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने के लिए जा रहा हूं। इसे समझिए कि अगर आप इस सवाल को पूछेंगे कि आप इस परीक्षा को क्यों देना चाहते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। यह दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा से मिलने वाली नौकरी सबसे ज्यादा तनख्वाह नहीं दिलाती है। इस परीक्षा से मिलने वाली नौकरी जो है वो कई मायनों में दुनिया की सबसे ल्यूक्रेटिव नौकरी नहीं हो सकती है। उसके बावजूद आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं, इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इकोसिस्टम, बिकॉज आवर सोशल सिस्टम, because our economic system, because of the cultural system, because of our history, इन तमाम चीजों ने मिलकर आपके मन में यह सपना बोया है, किसी वजह से बोया है। आपके मन में इस सपने ने जड़ जमाई है, इसकी कोई वजह है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इस देश में इस बात को समझा सकता है, इस बात को महसूस कराता है। आपको उस इकोसिस्टम को भी समझना है। ये इकोसिस्टम उस परीक्षा का इकोसिस्टम है जिस परीक्षा के तहत आप उस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, जो आपके मन में इसी इकोसिस्टम ने पैदा किया। इट साउंड्स लाइक अ साइक्लिक थिंग, बट इट इज ट्रू। तो आपको इस इकोसिस्टम को भी समझना है, क्योंकि अब इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना इकोसिस्टम अप्रोच से ही हो सकता है। पहले ये होता था जिसे हम लोन वुल्फ कहते थे। मैं बार बार ये उदाहरण देता रहा हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जुबली हॉल में हर साल बस जाती थी जुबली हॉल से मसूरी के लिए।
इतने सिलेक्शंस होते थे, केवल 150 सीट का हॉस्टल है। एंड माय एक्सपीरियंस इन लास्ट 25 ईयर्स इज कि उन 4 कहानियों को छोड़ दीजिए जो आपको रैग्स टू रिचेस स्टोरी अलग अलग हर साल सुनाई जाती हैं कि रिक्शा चलाता था, उसके बेटे का सिलेक्शन हो गया, वो चक्की चलाता था, उसका सिलेक्शन हो गया, आपको OTT ये बताएंगे, आपको एडवर्टीजमेंट्स ये बताएंगे, आपको वीडियोज़ ये बताएंगे। अब मुख्य सिलेक्शन उनका नहीं है। 95% सिलेक्शन अपने प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस को ढंग से समझकर ऑपरेट करने वाले लोगों का है, उसमें भी खास तौर से अपने प्रिविलेजेस को समझने और उसको ट्रांसेंड करने वाले। पता नहीं क्यों एज ए टीचर मुझे कभी ये बात पसंद नहीं आई कि हम जब भी कोई संघर्ष कर रहे होते हैं तो पता नहीं क्यों युद्ध के, आजकल तो युद्ध चल भी रहे हैं, युद्ध के प्रतीकों में चले जाते हैं। दिस इज द बैटल यू हैव टू फाइट, दिस इज अ वॉर यू हैव टू विन। पर्सनली आई डोंट लाइक इट, सो आई विल नॉट बी यूजिंग दैट मेटाफर। मैं उस रूपक में बात नहीं करूंगा कि एक युद्ध है जो आपको जीत लेना है, ये एक लड़ाई है, जीवन एक संघर्ष है। नहीं, जीवन जीवन है, उसे केवल जीना है। उसके रास्ते में आया हुआ एक पर्टिकुलर मोर्चा है जिस पर आप हैं तो हैं, बल्कि मोर्चा भी अपने आप में युद्ध की शब्दावली है। मैं जिस चीज़ पे कह रहा हूँ वो यह है कि प्लीज़ समझिएगा कि यह परीक्षा एक मनोवैज्ञानिक जो पटल है उस पर भी खेली जा रही है। When you enter this examination process, you are entering a psychological scape as well. आपकी तैयारी में अगर आपने समय के लिए योजना बना ली है, आपने पैसे में कैसा लगेगा उसकी योजना बना ली है, कहाँ रहेंगे उसकी योजना बना ली है, कहाँ कोचिंग करेंगे उसकी योजना बना ली है, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे कैसे हैंडल करेंगे इसकी योजना नहीं बनाई है, तब भी आप अधूरे ही तैयार हैं। आपके पास अपनी इस लड़ाई को मानसिक तौर पर लड़ने, मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ने, अगर लड़ाई वाले ही शब्दावली का इस्तेमाल करना है तो उसके हथियार भी होने चाहिए, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा औजार होने चाहिए। क्योंकि ये आप तैयारी में इस बात को बाद के लिए नहीं डाल सकते कि जब मुझे डिप्रेशन होगा तब देखूंगा कि डिप्रेशन कैसे हैंडल किया जाए। नहीं, क्योंकि वो है डिप्रेशन। अब बात कीजिए, आप राजेंद्र नगर में घूम जाइए ना एक बार, आपको लगेगा ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में हैं। क्योंकि अधिकांश लोग इन मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से इसलिए जूझ रहे हैं कि परीक्षा आपको मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर रुग्ण बना सकती है। मुझे तो कई बार लगता है कि यूपीएससी को अपने नोटिफिकेशन में जैसे सिगरेट की डब्बी पर एक वो आता है ना वैधानिक चेतावनी, ऐसी चेतावनी लगानी चाहिए कि ये परीक्षा आपको बहुत बीमार कर सकती है। इसलिए आपको इस परीक्षा की तैयारी में इस बीमारी के इलाज को एज इट सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बीमारी के रोकथाम का इंतजाम करते हुए चलना चाहिए। एंड नेवर एवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड, with anybody else. Yours is going to be a unique journey. ये बार बार तुलना के चक्कर में मत पड़िए। किसी जीवन में किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, परीक्षा में भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको तुलना करना बहुत जरूरी जान पड़ता है तो अपने ही yesterday से तुलना कीजिए, अपने दोस्त के प्रेजेंट टुडे से तुलना मत कीजिए। आज उसने इतना पढ़ा, मैं तो इतना ही पढ़ पाया। नहीं, ना तो ये ज़्यादा उछलने की बात है कि आप अपने दोस्त से ज़्यादा पढ़ गए, ना ही ये दुखी में हो जाने की बात है कि उससे कम पढ़ गए। उससे मत तुलना कीजिए। बहुत ज़रूरी पड़ जाए तो अपने ही कल से तुलना कर लीजिए कि आप कल से 0.1% थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं क्या। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू कंट्रोल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं समझ सकता हूँ कि इस सत्र के बाद भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। ये भी सच है कि कोई एक सत्र इस परीक्षा के दर्शन, इस परीक्षा के समाजशास्त्र, इस परीक्षा के भूगोल, इस परीक्षा के तमाम पक्षों को कवर नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल आता है जो कि यूपीएससी की परीक्षा के इस बृहत्तर किसी संदर्भ के साथ जुड़ता है और आपको लगता है कि इस सत्र में उसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया है, तो प्लीज़ हम लोगों को लिखिए, हमें बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर अलग से इंडिपेंडेंट वीडियो बना सकें या एक शॉर्ट फॉर्मेट में उस प्रश्न विशेष पर चर्चा कर सकें। तो ये संवाद, ये चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सत्र में।